हाय प्यारे बच्चों, सुप्रभात। प्रत्येक रविवार या छुट्टी के दिन ऑनलाइन व्याकरण को पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आपको एक व्याकरण की मोटी कॉपी बनाना है और उस पर पढ़ाए गए विषय को लिखकर याद करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्कूल पर आकर ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और उसी विषय को जब ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, जिससे आपका सिलेबस भी समय से पूरा हो जाएगा और पढ़ाए गए सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। इस पढ़ाए गए विषय का पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा, जिसके द्वारा आप सभी आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हैं। यह आप लोगों के लिए गृह कार्य दिया जा रहा है और प्रत्येक छुट्टी के दिन और रविवार को इस काम को आपको पूरा करना है। चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग स्वर के भेद अर्थात स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसी के बारे में अगला चैप्टर को क्लियर करेंगे। हम लोग पढ़े थे जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला सजातीय, दूसरा विजातीय। इसे हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग छठा पढ़ेंगे अनुनासिकता के आधार पर स्वर। हम लोग यह देखेंगे कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला निरअनुनासिक स्वर, दूसरा क्या होता है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर के अंतर्गत अनुनासिक स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हवा वायु मुख एवं नाक के द्वारा निकलता है, उसी को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। निरनुनासिक स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख से निकलता है, उसे हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अ, यानी जितने 11 स्वर होते हैं ये सभी स्वर क्या होते हैं? निरअनुनासिक स्वर होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जितने स्वर होते हैं सभी स्वर निरअनुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर वह स्वर होते हैं जिस पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे आपका होता है अ, क्या होता है? अ पर अगर बिंदी लगा दिया जाए तो यह क्या? अनुनासिक स्वर है। ऐसी चंद्र बिंदी रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आ है, आ पर अगर चंद्र बिंदी इस तरह से है तो अभी क्या है? अनुनासिक है। अगर छोटी ई है, छोटी ई पर अगर चंद्र बिंदी लगाते हैं तो उस पर हम चंद्र बिंदी ऐसे नहीं लगाते हैं, बल्कि बिंदी भर लगाया जाता है जिस पर ऊपर मात्रा रहता है। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद अगर री है तो री पर भी चंद्र बिंदी लगाया जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदी होता है। ए है तो ए पर भी चंद्र बिंदी रहता है। आय जो है, आय पर चंद्र बिंदी नहीं बल्कि एक बिंदी ही रहता है। ठीक है, इस तरह से जिसके शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा है तो वहां पर चंद्र बिंदी न प्रयोग करके हम मात्रा बिंदी का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे स्वरों पर जिस पर ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरअनुनासिक अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो अब आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अब इसके बाद सभी स्वरों को हम लोग विस्तृत रूप में लिखित रूप में पढ़ते हैं। इसके पहले तो मैं आपको मौखिक रूप में समझाया था। अब चलिए स्वर के जो वर्गीकरण होते हैं उसको हम लोग लिखित रूप में देखेंगे। हम लोग पढ़े थे कि स्वरों का वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण होता है वह उच्चारण के आधार पर होता है। किसके आधार पर? उच्चारण में के आधार पर होता है, जिसे हम लोग मात्रा के आधार पर भी कहते हैं। पहला किसके होता है? मात्रा के आधार पर अर्थात उच्चारण के समय के आधार पर होता है, यानी उच्चारण करने में बोलने में हमें जो समय लगता है उसके आधार पर होता है।
तो देखिए यहाँ पहला क्या है, हस्व स्वर। पहला क्या है, हस्व स्वर है। हस्व स्वर किसे कहते हैं, इसे हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसे परिभाषा को लिखना है तो वीडियो को रोककर परिभाषा को नोट करके अपना नोटबुक भी बना सकते हैं, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री को भी हस्व स्वर माना जाता। अ, ई, उ, री एक सभी क्या होते हैं, हस्व स्वर होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। हस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 7 बताएंगे। कितना बताएंगे, 7 बताएंगे। हस्व स्वर कितने होते हैं, तो हस्व स्वर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना। अब अगला देखेंगे, तीसरा क्या, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व एवं प्लुत दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, ओम। ओम इस तरह से भी लिखा जाता है। ओम का जब उच्चारण करते हैं तो क्या है, इसमें तिगुना समय लगता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अगर किसी को बुलाने के लिए हरे, हरे, ए, हे का प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर का ही प्रयोग होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। आज हम लोग जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग मौखिक रूप में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज हम लोग सिर्फ इसे रिवीजन के रूप में ही देखेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे तरह से याद हो जाए। चलिए अब दूसरा वर्गीकरण हम लोग देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, जिसे हम लोग पहले पढ़े थे जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीभ के क्रियाशीलता के आधार पर या जीभ की प्रयोग के आधार पर, कि किस प्रकार से जीभ का प्रयोग होता है, उसी के आधार पर वर्गीकरण को हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर। पहला क्या होता है, अग्रस्वर होता है। अग्रस्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वर को बोलने में, उच्चारण करने में हमारा मुख में जो जीभ है वह आगे की तरफ काम करता है, उसी को हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ई, ए, ऐ अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा जीभ आगे की तरफ जाता है, इसीलिए इसे अग्रस्वर कहते हैं। आप लोग उच्चारण करके देख भी सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। अर्थात जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं जिसमें हमारे जीभ मुख के मध्य भाग में रहता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अगर बोला जाता है तो हमारा जीभ क्या रहता है, मुख के मध्य भाग में ही स्थिर रहता है, इसीलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। तीसरा देखेंगे, पश्च स्वर। तीसरा क्या होता है, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के बोलने में या उच्चारण करने में हमारे मुख में जीभ का अग्र भाग, पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग जो अंदर की ओर खींचता है, उसी को हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, आ एक आगत ध्वनि होता है, ठीक है। ये सभी स्वर
स्पर्श स्वर के अंतर्गत बोले जाते हैं। आ का उच्चारण कीजिए, देखिए हमारा जीभ जो है अंदर की तरफ खींच रहा है, इसलिए इसे स्पर्श स्वर कहा जाता है। ऊ का भी हम उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या होता है, अंदर की ओर खिंचाता है। इस तरह से आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगत ध्वनि आ, ये सभी स्पर्श स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श स्वर कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ, ये सभी क्या हैं, स्पर्श स्वर हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मुख द्वार खुलने के आधार पर कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं। देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर, जिसे हम लोग तालु की स्थिति के आधार पर पढ़े थे, इसी को हम लोग तालु के स्थिति के आधार पर भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तालु की स्थिति के आधार पर ही उसका दूसरा नाम क्या है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग पढ़े थे कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला विवृत स्वर, दूसरा अर्ध विवृत स्वर, तीसरा समवृत स्वर, चौथा क्या होता है, अर्ध समवृत स्वर। तो विवृत मीन्स होता है ओपन, ओपन मीन्स क्या होता है, खुलना, यानी ऐसे स्वर जिसके बोलने में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ आप बोलिए, देखिए जब आ का उच्चारण करेंगे तो आपका मुख पूरा क्या होता है, खुलता है। बोल कर देखिए, एक बार बोलिए आ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मुख पूरा खुल रहा है। ऐसे ही स्वरों को हम विवृत स्वर कहते हैं। अगला देखिए अर्ध विवृत स्वर, हाफ ओपन, यानी जिस स्वर के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुलता है उसी को हम अर्ध विवृत कहते हैं। देखिए देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आप बोल कर देखिए, इसमें क्या हमारा मुख पूरा नहीं खुलेगा, इसमें हमारा मुख क्या होता है, आधा खुलता है। आय में भी वही बात होता है, औ और आ, ये सभी में क्या होता है, आधा मुख खुलता है, इसीलिए इसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अगला देखेंगे समवृत स्वर। समवृत स्वर होता है क्लोज, क्लोज में क्या होता है, बंद होना, यानी समवृत स्वर उसे कहते हैं जिसमें मुख हमारा क्या होता है, लगभग बंद रहता है। देख लीजिए इसका परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे को हम समवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख लगभग बंद रहता है, इसीलिए इसे समवृत स्वर कहा जाता है। अगला देखिए अर्ध समवृत स्वर। अर्ध समवृत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम अर्ध समवृत स्वर कहते हैं। जैसे ओ को जब उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है, आधा बंद रहता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। विवृत स्वर में क्या होता है, हमारा मुख पूरा खोला होता है। अर्ध विवृत में क्या होता है, हमारा मुख आधा खुला रहता है। समवृत में हमारा मुख लगभग बंद रहता है। अर्ध समवृत में लगभग हमारा आधा मुख खुला बंद रहता है। ठीक है, किस तरह से इसे आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि ओठ की स्थिति के आधार पर। अगला क्या है, ओठ की स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति के आधार पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओठ की स्थिति या आकृति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 200 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्तमुखी स्वर, दूसरा क्या होता है, अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ वृत्त
मुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे जिन स्वरों को बोलने समय या उच्चारण करते समय हमारे ओठ वृत्त या गोलाकार हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को वृत्तमुखी या गोलाकार स्वर कहा जाता है। जैसे उ, ओ, औ, आ, ये सभी स्वरों को जब बोला जा रहा है तो ये सभी स्वर क्या हो रहे हैं, हमारे मुख गोला ओठ जो है वह गोला के आकृति में हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे वृत्तमुखी या गोलाकार स्वर कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्वर होते हैं वो सभी स्वर क्या होते हैं, अवृत्तमुखी होते हैं। अवृत्तमुखी मीन्स जिसका बोलते समय मुख के जो ओठ होते हैं वो वृत्त नहीं बनाते अर्थात गोलाकार नहीं होते हैं, ऐसे स्वरों को अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसका परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए। इसे बोलिए बोल रहे हैं तो हमारा मुख का जो ओठ है वह गोल नहीं हो रहा है। आ बोल रहे हैं तब भी हमारा ओठ आपस में स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है, यह गोला नहीं बना रहा है। ई, ए, ये सभी नहीं गोला बना रहे हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जाति के आधार पर। अगला क्या है, जाति के आधार पर। तो जात के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जात के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला सजाति स्वर, दूसरा क्या होता है, विजाति स्वर। स मिस क्या होता है, साथ, जाति मिस जात, यानी जो स्वर जाति के साथ हो, अपने ही जाति के साथ हो, अपने ही ग्रुप के साथ हो, ऐसे स्वरों को सजाति स्वर कहते हैं। जबकि ऐसे स्वर जो अपने ग्रुप अर्थात अपने जाति के साथ नहीं होते हैं, वह किसी दूसरे जाति के साथ होते हैं, वैसे स्वरों को हम विजाति स्वर कहते हैं। चलिए इसके परिभाषा देखते हैं। सजाति स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जो एक ही जाति के होते हैं उन्हें सजाति स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। जैसे अ, आ, ई, उ, ये क्या है, ये सभी सजाति स्वर हैं, क्योंकि अ क्या है, अ, आ, ये दोनों एक ही स्वर के हैं, एक ही जाति के हैं। ठीक है, ई, ये दोनों क्या है, एक ही जाति के हैं। उ, ये दोनों एक ही जाति के हैं, इसीलिए से इन सभी स्वरों को सजाति स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं, विजाति स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जो एक ही जात के नहीं होते हैं उन्हें विजाति स्वर कहते हैं। अर्थात वे स्वर जो एक जात के नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग जात के होते हैं उन्हें हम विजाति स्वर कहते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर क्या है, अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं, इसीलिए इसे विजाति स्वर कहते हैं। अगर इसके बारे में विस्तृत रूप से देखना है तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा, उसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, इसी को हम लोग अनुनासिकता के आधार पर भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिकता के आधार पर। अर्थात हवा नाक व मुख से जो हम स्वर को बोलते हैं, तो जो हवा हमारे कुछ हवा नाक से निकलती है, कुछ स्वरों को बोलते समय नाक व मुंह दोनों से निकलती है। ऐसे ही स्वरों को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, यह अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। देखिए इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला निरनुनासिक या मौखिक स्वर, दूसरा क्या होता है, अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक मौखिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलते समय या उच्चारण करते समय हम मुख से हवा न निकलकर हवा केवल मुख से ही निकलता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलता है उसे हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ये सभी स्वरों को जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए उसमें समय या हवा जो है हमारे मुख के द्वारा निकल रहा है। ठीक है, ऐसे स्वरों को
अनुनासिक स्वर कहते हैं। एकांश जितने स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इन 11 स्वरों को ही हम निरनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए निरनुनासिक स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में या बोलते समय हवा जो होता है वह हमारे मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलता है, इसीलिए इसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे अंग, आ, ई, ये सभी क्या है? अनुनासिक स्वर हैं। इसके साथ ही साथ जैसे अ है, अ के ऊपर क्या होता है? इसे बिंदी रहता है। ठीक है, इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। आ है, आ के बाद अगर चंद्रबिंदी है या बिंदी है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। यानी जितने भी 11 स्वर होते हैं उन 11 स्वरों के ऊपर अगर बिंदी लगा दिया जाता है तो उसी को हम अनुनासिक स्वर अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसके साथ ही हमारा यह स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर का जो वर्गीकरण होता है यह समाप्त होता है। हम लोग पढ़े थे कि स्वर कितने को 6 आधारों पर बांटा गया है। पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा ओष्ठ आकृति के आधार पर, तीसरा जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा तालु की स्थिति के आधार पर, पांचवा जाति के आधार पर, छठवां अनुनासिकता के आधार पर। इस वर्गीकरण को हम लोग अच्छे तरह से पढ़े हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, जिससे उन्हें भी व्याकरण का सही ज्ञान हो सके। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।